हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं यूटेट के। यूटेट 2019 हम लोग क्या करने जा रहे हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हम सीडीपी से स्टार्ट करते हैं। नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, according to Piaget, during which stage children develop the ability to perform operation on mental representation, making them capable of conservation? ठीक है, तो हम लोग के ऑप्शंस है फॉर्मल ऑपरेशन, कॉन्क्रीट ऑपरेशन, सेंसरी मोटर एंड द लास्ट वन प्री ऑपरेशनल। तो हम लोगों को बात की गई है प्याजे की। ठीक है, तो प्याजे की बात की गई है। जब प्याजे की बात की गई है और पूछा गया है कब बच्चे की जो एबिलिटी होती है कंजर्वेशन की, मेंटल रिप्रेजेंटेशन की, वो कौन सी स्टेज पे बच्चे पे आती है ना? प्याजे के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेज में हम लोग को पता चलता है कि बच्चे में कंजर्वेशन की कैपेबिलिटी आ गई है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन बच्चे का सो हो रहा है, ऑपरेशन बच्चा कर पा रहा है, मेंटली जैसे होते हैं ना क्वेश्चंस को सॉल्व करना, इस तरह की प्रॉपर्टीज, इस तरह की एबिलिटीज जो होती है बच्चे में आ रही है। तो कौन सी स्टेज में? तो अब देखो, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली ट्रिक से भी कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। कैसे? देखो, हम लोगों को बात की गई है यहाँ पे प्याजे की। ठीक है, देखिए मैं आपको शो कर देती हूँ, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो प्याजे की बात की गई है। तो यहाँ पे जब प्याजे की बात की गई है तो हमें पता है कि ये प्याजे, और प्याजे में कंजर्वेशन, प्याजे में हमारे पास कंजर्वेशन कब आता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशन में। कब आता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशन में। सो द राइट ऑप्शन इज कॉन्क्रीट ऑपरेशन। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो हम लोगों का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कॉन्क्रीट ऑपरेशन। नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज, which of the following statements are correct in reference to learning disabled children? ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रंस के रेफरेंस में। ठीक है, तो आर ऑप्शन आर, दे हैव डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन। ठीक है, बच्चा क्या है, ज्यादा देर अटेंटिव नहीं रह पाता। जैसे बच्चे होते हैं ना, पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उनका ध्यान नहीं लगता, थोड़ी देर बाद खेलने लग जाते हैं, कुछ टाइम के बाद फिर कुछ और काम करना है, बातें करने लग जाएंगे, है ना? तो बच्चा क्या, अटेंटिव नहीं रह पाता है, बच्चा अटेंशन शो नहीं कर पाता है। सेकेंड, दे हैव गुड मोटर कोऑर्डिनेशन एंड मैनवर डेक्स्ट्रिटी। ठीक है, तो मोटर कोऑर्डिनेशन सबको समझ में आया होगा, आई नो, बट प्रॉब्लम क्या आई होगी? सबके सब ये सोच रहे होंगे डेक्स्ट्रिटी है क्या? डेक्स्ट्रिटी बेसिकली क्या होता है कि जब आप किसी काम में बहुत अच्छे होते हो, है ना, जब आप किसी काम में निपुण होते हो, बहुत अच्छे होते हो, उसको कहते हैं डेक्स्ट्रिटी। ठीक है, तो आप जिस काम को कर रहे हो आप उस काम को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हो। ठीक है, एंड देन थर्ड ऑप्शन है, दे फेल टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो ओरल डायरेक्शन। जब बच्चा आपकी बातों को ना समझ पाए, आप जिस चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हो वो चीज नहीं समझ पाता है। ठीक है, तो लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रंस में अब देखो, एक चीज देखो आपने नोटिस करी होगी कि हम लोगों के पास जो राइट ऑप्शन, देखो अच्छी चीज क्या है हम लोगों के पास कि बच्चे की कोऑर्डिनेशन, मोटर कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है, डेक्स्ट्रिटी है यानी कि निपुण है अपने काम में, बहुत अच्छे। तो ये चीज तो बहुत अच्छी बात है, ये चीज। लेकिन गलत बात क्या है हमारे पास इसमें? जो डिसेबिलिटी है कि बच्चा अटेंटिव नहीं है। और दूसरी नेक्स्ट गलत बात कौन सी है? दे फेल टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो डायरेक्शन। दैट मीन्स कि वो आपकी बातों को नहीं समझ पा रहा है। अब वो नहीं समझ पा रहा है तो ये भी तो लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो हम लोगों के पास पॉजिटिव पॉइंट तो क्या हो गया? सेकेंड पॉइंट, और नेगेटिव पॉइंट्स कौन से हो गए? फर्स्ट एंड थर्ड। तो हमें यही पूछा गया था कि लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रंस में, तो दैट मीन्स कि हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही हो गया है? सी। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कलर ऑफ अ रेनबो आर रिमेम्बर्ड एज विबग्योर। ठीक है, विच टेक्निक ऑफ इनहांसिंग मेमोरी इज दिस? अब देखिए, हमें क्वेश्चन में बोला गया है जो हम लोग रेनबो के कलर्स को लर्न करते हैं ना, किस तरीके से करते हैं? विबग्योर से। कौन कौन से कलर होते हैं? वी वायलेट, आई इंडिगो, बी ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज एंड आर रेड। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इन 7 कलर्स को किस तरीके से याद करते हैं? विबग्योर के थ्रू याद करते हैं ना, विबग्योर याद रखते हैं तो हमें 7 कलर्स याद रहते हैं। ये कौन सी टेक्निक है? तो ऑप्शंस क्या दिए? की मेथड। अब देखो, हमने कोई कीवर्ड मेथड तो नहीं किया है, हमने कंप्यूटर लिया
और हमने कीज को लर्न तो नहीं किया है यहाँ पे, तो दैट मीन्स कि कीवर्ड मेथड तो हमारा कभी भी ऑप्शन में नहीं हो सकता है। मेथड ऑफ लोकाई, दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये इलिप्स तो है नहीं, तो लोकाई तो यहाँ पे होगा नहीं। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन हम लोग के पास क्या है, चंकिंग, तो ये तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए चंकिंग क्यों नहीं हो सकता, मैंने तो बोल दिया आपको कि चंकिंग तो पॉसिबल ही नहीं है, बट पॉसिबल क्यों नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, इसका मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा चंकिंग होता है इसका मीनिंग ये होता है कि जब हम क्या करते हैं, अलग अलग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह से हमने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करी और उसको मैनेज करा। ठीक है, एक मीनिंगफुल रिपोर्ट तैयार की, एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दी। ठीक है, एक सिस्टमेटिक ढंग से हमने उसको बताया, तो उसे कहते हैं, समझे आप लोग कि होता क्या है बेसिकली। क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो हमें उसके बारे में पता भी होना चाहिए, अगर हमें पता ही नहीं है तो क्या फायदा हमारी पढ़ाई का, है ना। तो हमारे पास जो ऑप्शंस आए, हमें उन ऑप्शंस के मीनिंग भी पता होने चाहिए कि ऑप्शंस में बोला क्या जा रहा है बेसिकली। ओके, तो हम लोगों के पास ये वाला ऑप्शन भी टोटली रॉन्ग। एंड द लास्ट ऑप्शन इज फर्स्ट लेटर टेक्निक। फर्स्ट लेटर टेक्निक का मतलब हमने क्या किया, जो हमारे पास अलग अलग कलर थे हमने उनके फर्स्ट लेटर्स ले लिए। तो हमने तो यही किया विबग्योर में, है ना। वायलेट का वी ले लिया, इंडिगो का आई ले लिया, जी का, ठीक है, ब्लू का बी ले लिया, ग्रीन का जी ले लिया, येलो का वाई ले लिया, ऑरेंज का ओ ले लिया एंड रेड का आर ले लिया। सो हमने कौन सा फॉलो किया है, फर्स्ट लेटर टेक्निक। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट और लेटर टेक्निक। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, थिंक rationally and use available resources effectively when faced with challenges. Okay? ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या बोला गया है कि जो इन्वायरमेंट है हमारे, उसमें हमने किस तरीके से हम समझते हैं चीजों को, जो भी हमारे पास क्या होते हैं रिसोर्सेस होते हैं, हम किस तरीके से उन रिसोर्सेस को समझते हैं, किस तरीके से हम उसे यूटिलाइज करते हैं, है ना, एक इफेक्टिव तरीके से, एक अच्छे तरीके से हम क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से यूज करना किसी चीज को, है ना, उसकी जो इन्वायरमेंट के रिसोर्सेस है उन्हें अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना। ठीक है, ताकि वो आगे जाके भी हम लोगों के काम आए। ऐसा तो नहीं है जैसे कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है हम सब कुछ एक ही टाइम पे यूज कर ले। हमें क्या करना है, अपने इंटेलिजेंस का यूज करना है, माइंड का यूज करना है, सोच समझ के डिसीजन लेना है कि हमें किस तरीके से किसी भी चीज को यूटिलाइज करना है ना। जैसे आप सिंपल क्या करोगे, छोटे से किचन से देखते हो तो हम लोगों के पेरेंट्स क्या करते हैं, जो मम्मियां होती है क्या करती है, पूरे मंथ का राशन को क्या करती है, सोच समझ के यूज करती है, एक तरीके से पैटर्न से यूज करती है। कभी ऐसा तो नहीं करती है कि भाई सारा का सारा राशन जो भी खाना होता है वो एक ही दिन बना दिया, ऐसा नहीं होता ना। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से हमें चलना होता है। वो क्या करती है, वहां पे अपना इंटेलिजेंस का यूज करती है, समझती है, चीजों को अंडरस्टैंड करती है। तो वहां पे क्या आता है, हमारी इंटेलिजेंस। ठीक है, हम किस तरीके से सोचते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो बुद्धि। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा ऑप्शन, इंटेलिजेंस। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच in which psychological technique a systematic, organized and objective record of employing behavior occurring naturally in a real time is prepared. तो बेसिकली हमें क्या बोला गया है, ऐसी कौन सी टेक्निक होती है ना, ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक सिस्टमेटिक ढंग से जो भी हमारे पास क्या होता है, जो भी हमारे पास डेटा आएगा या रिकॉर्ड होगा उसको हम सिस्टमेटिक तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे। ठीक है, और हम लोगों के पास क्या है, हम लोग उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, चल रही कोई सिचुएशन चल रही है। ठीक है, कोई घटना हमारे इंसिडेंट हो रही है, हम क्या कर रहे हैं, उस चीज को एक सुन रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं उस चीज को और उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो एक सिस्टमेटिक तरीके से क्या कर रहे हैं, रियल टाइम पे, उसी टाइम पे। ठीक है, उसी टाइम पे जब वो घटना हो रही है, वो इंसिडेंट हो रहा है, उसी टाइम पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उस रिकॉर्ड को क्या कर रहे हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, है ना। तो उसे वो हमारे पास किस तरह का हो गया, साइकोलॉजिकल टेक्निक होती है, हमसे क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा गया है। तो ये कौन सी तरह की टेक्निक होती है, देखिए इंटरव्यू, डेफिनेटली इंटरव्यू तो नहीं होता है ना। हमें इंटरव्यू में सिस्टमेटिक तरीके से तो नहीं रिपोर्ट तैयार करनी है, या हमें इंसिडेंट तो देख नहीं रहे हम। इंटरव्यू में तो हमसे क्वेश्चन एंड आंसर पूछे जा रहे हैं। केस स्टडी नॉट पॉसिबल। सेल्फ रिपोर्ट, हमें खुद सेल्फ रिपोर्ट तो नहीं बनानी है ना,
हमें खुद से रिसर्च या खुद से तो कुछ नहीं करना है, कहीं पे सिचुएशन हो रही है, हम उस सिचुएशन को एक सिस्टमेटिक तरीके से बना रहे हैं, तो वो तो हम लोगों का पॉसिबल है। दैट मीन्स हमारे पास राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, हमारा ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो हम लोगों के राइट ऑप्शन होगा ऑब्जर्वेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which type of learning process are generally a subject is passive? ठीक है, in which type of learning process generally a subject is passive? किस तरह की लर्निंग प्रोसेस में सब्जेक्ट क्या होता है, हमारा पैसिव होता है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शंस क्या हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, कॉग्निटिव लर्निंग एंड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो क्या हो गया हमारा आंसर, क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, ये चारों के चारों जो ऑप्शंस हमने पढ़े हैं, यहाँ पे जो हमारे पास कंडीशनिंग है, लर्निंग प्रोसेस है, मैं आप लोगों को थ्योरेटिकल क्लास में से कंप्लीट करवाऊंगी ताकि आप लोगों को समझ में आए कि बेसिकली ये हम लोगों के पास जो लर्निंग प्रोसेस होती है होती क्या है। ठीक है, तो अभी टेम्पररी आप लोग इस तरीके से याद रखिए कि जो पैसिव होते हैं लर्निंग प्रोसेस, जनरली सब्जेक्ट इज पैसिव। ठीक है, ऐसी लर्निंग प्रोसेस जो पैसिव हो उसको हम क्या कहते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, now the next question is, which type of learning is also called as inactive memory? ठीक है, किस टाइप की जो मेमोरी होती है उसे क्या कहा जाता है, इनएक्टिव मेमोरी। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों को सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, है ना, बेसिक जो हम लोगों को नॉलेज होनी चाहिए वो क्या होती है, हमारी इनएक्टिव मेमोरी होती क्या है। क्वेश्चन तो हम कर रहे हैं बट हमें पता भी तो हो इनएक्टिव मेमोरी क्या होती है। तो इनएक्टिव मेमोरी का मीन्स ये होता है कि देखो जब तक क्या है, कुछ ही दिनों की बात है तो आप लोगों को चीजें याद है ना, शॉर्ट पीरियड के लिए आपको कोई भी इंफॉर्मेशन है या कोई भी बात है आपको याद है, लेकिन जब ज्यादा टाइम हो जाएगा ना, लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाएगा, है ना, लंबे टाइम के लिए क्या हो जाएगा, लॉन्ग पीरियड के बाद क्या होगा, आप भूल जाओगे कि बेसिकली बात क्या थी, वो इंफॉर्मेशन क्या थी। तो उसे हम कहते हैं इनएक्टिव मेमोरी, जब आप उस चीज को भूल गए हो। ठीक है, लंबे टाइम में जब आप उस चीज को क्या कर गए हो, भूल गए हो। तो बेसिक दैट मीन्स कि जब आप लंबे टाइम में उस चीज को भूल जा रहे हो, दैट मीन्स उसे क्या कहेंगे, इनएक्टिव मेमोरी। तो हम लोग के पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हम लोग का राइट ऑप्शन हो गया लॉन्ग टर्म मेमोरी। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नीड फॉर अचीवमेंट। ठीक है, नीड फॉर अचीवमेंट इज अ, फर्स्ट ऑप्शन है इनबॉर्न मोटिव, सेकेंड बायोलॉजिकल मोटिव, एंड द सी एक्वायर्ड मोटिव, एंड द लास्ट वन सेफ्टी मोटिव। ठीक है, तो हम लोग के पास देखो, अब हम लोगों को किसी चीज की जरूरत है, आवश्यकता है ना, हम लोगों को क्या है, किसी चीज की जरूरत है। तो इनबोर्ड तो हमारा मोटिव नहीं होता ना कि हम जन्म लेंगे हमें ये चीज चाहिए, पैदा होते बच्चे को तो ये नहीं पता होता कि मुझे पेन दो, पेंसिल दो, मुझे गाड़ी दो, मुझे कपड़े दो, ये दो, कोई भी चीज दो, नहीं पता होता। डेफिनेटली बायोलॉजिकल मोटिव भी नहीं होता, आपको कोई चीज चाहिए, बायोलॉजिकल मोटिव तो नहीं है ना, ये आपकी खुद की नीड है, ये आपकी क्या है, खुद की नीड है। आपको अगर आप बोलोगे कि अगर आपको बाइक चाहिए, कार चाहिए, स्कूटी चाहिए, तो वो क्या है, एक बायोलॉजिकल नीड है, डेफिनेटली नहीं। वो किसकी नीड है, वो आपकी खुद की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वो आप खुद से मांग रहे हो, आपको खुद के लिए चाहिए। ठीक है, आपका अपना खुद का मोटिव है, किसी और का नहीं है ना। नाउ द नेक्स्ट वन, एक्वायर्ड मोटिव। एक्वायर कर रहे हो आप उस मोटिव को, आपको ट्यूशन जाना है तो आपको क्या चाहिए, व्हीकल चाहिए, आपको टू व्हीलर चाहिए। आप बोलोगे मम्मी मुझे बाइक लेके दो, मुझे स्कूटी लेके दो, यही करा था ना जब हम स्कूल पढ़ते थे, है ना। तो ये हमारा क्या, एक्वायर्ड मोटिव है। लास्ट वन, सेफ्टी मोटिव। सेफ्टी मोटिव मीन्स कि जो आपकी सुरक्षा के लिए जरूरत हो, है ना, वो चीज जो आपकी सुरक्षा के जरूरत हो। तो हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा कि नीड फॉर अचीवमेंट, है ना, जरूरत के लिए, सेफ्टी प्रोटेक्शन की बात नहीं की गई है। तो दैट मीन्स हम लोगों के पास राइट ऑप्शन हो जाएगा एक्वायर्ड मोटिव। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी के कंटेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी। तो नाउ हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं।
इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज लिमिटेड, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होगी वो कैसी होगी, लिमिटेड होगी। सेकेंड, इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज अनलिमिटेड। थर्ड पॉइंट, इट्स मैक्सिमम ड्यूरेशन इज 20 to 30 सेकेंड्स। ठीक है, तो क्या बोला गया है, 20 to 30 सेकेंड्स। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी के कंटेक्स्ट में कौन सा सही होगा। तो हम लोग के पास क्या, देखो फर्स्ट सेकंड ऑप्शंस में तो हमारे पास डेफिनेटली क्या होगा कि दोनों में से एक ही ऑप्शन सही हो सकता है। तो दैट मीन्स हमारा डायरेक्टली सी ऑप्शन तो कट हो जाता है। डायरेक्टली हम लोग के पास क्या हो गया, सी ऑप्शन कट हो गया। अब देखिए हम लोग के पास सेकंड ऑप्शन हो नहीं सकता, ये भी कट हो गया है। ठीक है, अब देखिए इट्स कैपेसिटी इज लिमिटेड, कैपेसिटी लिमिटेड होती है, डेफिनेटली शॉर्ट टर्म मेमोरी है तो एक लिमिटेड होगी। ठीक है, लास्ट ऑप्शन के इट्स मैक्सिमम ड्यूरेशन इज 20 to 30 सेकेंड। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन कितनी होती है, 20 to 30 सेकेंड। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if a student doesn't want to study as well as he doesn't want to be unsuccessful in examination, then in this situation he is facing which type of conflict? ठीक है, तो क्या बोला गया बेसिकली, इफ अ स्टूडेंट डजंट, बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, स्टडी भी नहीं करना चाहता है। ठीक है, वो क्या करना चाह रहा है, वो किसी एग्जाम में अनसक्सेसफुल भी नहीं होना चाहता है। तो एक किस तरह की कॉन्फ्लिक्ट, किस तरह की सिचुएशन को बच्चा फेस करे। कहने का मीन्स ये है कि बच्चे को क्या करना है, पढ़ाई भी नहीं करनी है, और जब स्कूल में एग्जाम होंगे तो बच्चे को क्या करना है, फेल भी नहीं होना है, बच्चे को एग्जाम में क्या करना है, पास भी होना है ना। तो ये किस तरह की सिचुएशन है जो बच्चा क्या कर रहा है, फेस कर रहा है, किस तरह की सिचुएशन के साथ बच्चा लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। तो बेसिकली हमें ये बताना है। ठीक है, तो बच्चा क्या कर रहा है, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, डेफिनेटली नहीं, बच्चा अप्रोच तो कर नहीं रहा है किसी भी चीज को। मल्टीपल अप्रोचेस तो डेफिनेटली। अब देखिए अप्रोच वाले सारे ऑप्शंस तो हमारे गलत हो जाएंगे डायरेक्टली, तो हम लिख सकते हैं कि अप्रोचेस तो हमारा हो ही नहीं सकता। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन भी गलत हो गया। नाउ द ऑप्शन नंबर डी भी हम लोगों के पास गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भी हमारे पास गलत हो गया। तो ऑप्शन हमारे पास ए सी डी सब कलेक्ट हो गए। तो बच्चे के पास क्या बचा ऑप्शन, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, पढ़ना भी नहीं चाहता है, पास भी होना है, तो पढ़ना नहीं चाह रहा है तो वो अवॉइड कर रहा है स्टडी को, और पास होना है एग्जाम में, है ना, पास होना है, तो क्या किस चीज को अवॉइड कर रहा है, वो फेल होने को अवॉइड कर रहा है। तो अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, तो हम लोग कैसे याद रखेंगे, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन 4 स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग के लिए हमारे पास राइट जो सही तरीका होगा, 4 स्टेजेस हमें बतानी है। ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में। ठीक है, तो क्रिएटिव थिंकिंग जो होती है हमारी, ये किस स्टेज में होती है, 4 स्टेजेस में हमारे पास क्या होती है, क्रिएटिव थिंकिंग होती है। ठीक है, क्या होती है, क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दे रहे हैं, तो मैं आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देती हूँ रेदर देन मैं आपको ऑप्शंस रीड करके अगेन बोलूंगी। ठीक है, तो मैं आपको फर्स्ट स्टेज हमारी होती है प्रिपरेशन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या करता है, जो बच्चा होता है वो क्या कर रहा है, अलग अलग जो इंफॉर्मेशन है, मटीरियल्स है, फैक्ट्स है, उन्हें क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, उन्हें कलेक्ट करता है। ठीक है, लेकिन बच्चा क्या होता है, उन प्रॉब्लम्स, वो जो कलेक्ट कर रहा है फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को, उनको समझने में, ठीक है, उनको अंडरस्टैंड करने में क्या होता है, कैपेबल नहीं होता। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन क्या है, बच्चा नहीं समझ पाता। बच्चा क्या कर रहा है, सिर्फ कलेक्ट कर रहा है इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, उसको जो भी इन्फॉर्मेशन कहीं से मिली बच्चे ने कलेक्ट करी और रख दी। जैसे बच्चे का क्या हुआ, आपको क्या हुआ, स्कूल में कोई असाइनमेंट मिला। ठीक है, अब आपको असाइनमेंट मिला तो आपने क्या किया, अलग अलग जहां जहां से इन्फॉर्मेशन मिली लिख के रख दी। अब आपने एक पेपर में नोट कर दी, बट आपको समझ ही नहीं आ रहा कि यहाँ पे मैं करूं क्या इस इन्फॉर्मेशन का।
आपने क्या किया, जस्ट आपको कितना पता है, आपने भाई आपको लगा कि इससे रिलेटेड ये टॉपिक हो सकता है, ये टॉपिक्स हो सकते हैं, कुछ भी मटेरियल होगा, आपने वो सारे फैक्ट और मटेरियल्स को क्या करा, कलेक्ट करके रख दिया, उसे कहते हैं प्रिपरेशन करना। नेक्स्ट आता है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन में हमने क्या किया, उन्हीं चीजों को प्रॉपरली अरेंज करने की कोशिश करी और कोशिश करी कि हम समझे कि है क्या, जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं, जो हमने फैक्ट्स कलेक्ट करे, ये है क्या एक्चुअल में, है ना। हम उस चीज को क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या। बट क्या होता है इस स्टेज में कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में इसको सॉल्व कैसे करें, कौन से, अब जो हमें असाइनमेंट मिला है, कौन से पॉइंट हम कहाँ पे रखें, कौन सा पहले रखें, कौन सा बाद में रखें, किस तरीके से चेक करें, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन, इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन से मतलब क्या होता है कि अब बच्चे के माइंड में क्या आ गया, क्रिएटिविटी आ गई, अब बच्चा समझने लगा, क्रिएटिव सोचने लगा। जैसे आपको अभी तक क्या थे, आपने फैक्ट्स कलेक्ट करे, उसके बाद आपको समझ ही नहीं आया कि मैं किस तरीके से अरेंज करूं, बट अचानक से आपका माइंड चला और आपने बोला कि नहीं, इनको तो हम ऐसे ऐसे तरीके से रखेंगे। ए पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हम क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट जो हमने लिखा था इसको हम फर्स्ट में रखेंगे, फर्स्ट को सेकंड में। इस तरीके से आपने क्या किया, अपने फैक्ट्स जो थे उनको प्रॉपरली तरीके से अरेंज किया। आपका क्या हो, क्रिएटिव माइंड, आपका जो माइंड था वो और अच्छे से, ठीक है, शार्प तरीके से आपका काम करने लगा, आपने क्रिएटिव तरीके से काम किया, नए आपको आइडियाज आए और आपने क्या किया, उसको शो करा। दैट मीन्स आपको क्या मिला, एक रिजल्ट मिला, एक आंसर मिलने लग गया, ठीक है। अब जब आपको आंसर मिला, कुछ ना कुछ रिजल्ट मिला, तो आपने सोचा कि अब ये तो मुझे मिल गया, बट हमें को एक बार क्या करना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए, क्या जो मैंने समझा है, जो मैंने सॉल्यूशन निकाला है, जो भी मेरे को समझ में आया है, क्या वो सही है। तो हमने क्या किया, उसको वेरीफाई किया। तो ये दैट मीन्स कि हमारे पास क्या हो गई, 4 स्टेजेस कौन कौन सी हो गई, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन एंड वेरिफिकेशन। सो हम लोग के पास क्या हो गए, 4, ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। Now, the next question is, in this type of reasoning, a person tries to reach a specific conclusion on the basis of predetermined facts and rules. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली हम क्या करेंगे, अपने पहले से जो चीजें हमें पता है, हम उनकी हेल्प से क्या कर रहे हैं, चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखिए हमें ऑप्शंस एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट वन, इंडक्टिव। ठीक है, इंडक्टिव मीन्स क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक से क्या जाते हैं, जनरल की तरफ जाते हैं। दैट मीन्स कि हमारे पास इंडक्टिव मीन्स एग्जाम्पल टू रूल। ठीक, तो इंडक्टिव मीन्स एग्जाम्पल टू रूल। ठीक है, अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है डिडक्टिव। डिडक्टिव मीन्स क्या होता है, हमारे पास रूल टू एग्जाम्पल। ठीक है, रूल से एग्जाम्पल, दैट मीन्स कि हमने क्या पढ़ा, हमने कुछ वजह से हम लोग अलजेब्रा करते थे। ठीक है, ठीक, तो डिडक्टिव मीन्स क्या होता है, रूल टू एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब देखिए, अब जैसे हम लोग क्या करते थे, मैथ्स में अलजेब्रा करते थे, तो हम लोगों को क्या बताया जाता था, बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने क्या किया, हमने इस फॉर्मूले को रटा, याद किया, जो भी हम बोले तो हमने उसको याद करा, हमें पता था कि ठीक है इसका ये होता है फॉर्मूला, और हमने क्या किया, फिर हमें क्वेश्चन दे दिए गए कि बेटा सॉल्व करो, 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है ना। हम लोग को ऐसे तो दिए गए थे, क्लास 9th एंड 10th में हमने क्वेश्चन किए थे, क्लास 6th एंड 7th में हमने अलजेब्रा में ऐसे क्वेश्चन किए थे। दैट मीन्स हमने क्या किया, रूल से गए एग्जाम्पल में। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम डिडक्टिव। नेक्स्ट वन, इवेल्युएशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, इवेल्युएशन। अब बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पे मूल्यांकन किया। एंड द फोर्थ वन, एनालॉजिकल। एनालॉजिकल मीन्स क्या होता है, सबसे पहले हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि एनालॉजिकल होता क्या है। ठीक है, एनालॉजिकल मीन्स होता है कि जब हम दो अलग अलग चीजों के बीच में क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, जब हम दो अलग अलग चीजों के बीच में क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। बट हमने क्या बोला गया है क्वेश्चन में, कि हमें बोला गया है जब हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक कंक्लूजन में पहुंच रहे हैं अपने पुराने फैक्ट से, अपने क्या कर रहे हैं, पुराने फैक्ट्स का यूज करके किसी पर्टिकुलर कंक्लूजन में पहुंच रहे हैं। दैट मीन्स कि हम लोग क्या कर रहे हैं, रूल से जा रहे हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। कहां से जा रहे हैं, रूल से जा रहे हैं एग्जाम्पल की तरफ। दैट मीन्स हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा,
डिडक्टिव, ठीक है। सो राइट वन ऑप्शन इज डिडक्टिव, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सीक्वेंस ऑफ इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ रीजनिंग आर। नाउ द सीक्वेंस ऑफ इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ रीजनिंग, तो रीजनिंग के लिए हमारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हम लोगों के कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या गिवन है हम लोगों के, देखिए अब मैं क्या करती हूँ, ठीक है, ऑप्शंस आप लोगों को बता देती हूँ। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम, टू डू एक्सपेरिमेंट अकॉर्डिंग टू इंटरफेरेंस, कलेक्शन ऑफ डेटा, ड्राइंग इंटरफेरेंस एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो हम लोगों को 5 पॉइंट्स गिवन है, हमें उनको क्या करना है, एक सीक्वेंस में क्या करना है, पुट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम को पहचानने की कोशिश करते हैं कि भाई प्रॉब्लम है तो है क्या, है ना, हमें प्रॉब्लम तो पता हो कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम जब हमें पता चलेगी, हम रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे, पहचानने की कोशिश करेंगे, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट दिस एंड द सेकेंड पॉइंट, हमने डेटा कलेक्ट करा, जब हमें डेटा मिला तो उसके बाद हमने क्या करा, हमने उसमें अनुमान लगाने स्टार्ट किया, ठीक है, कि भाई हमने डेटा कलेक्ट किया, अच्छा हम फाइनल रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं, अच्छा इसमें हमने इंटरफेरेंस बनाया, अच्छा इसमें ऐसा ही होगा, है ना, कोई भी कंक्लूजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, कंक्लूजन नहीं आया, हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, हम आइडिया ले रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि थर्ड पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। नाउ ठीक है, जब हमने इंटरफेरेंस भी कर लिया, ड्रॉ भी कर लिया, तो देन उसके बाद हम क्या करेंगे, टू डू एक्सपेरिमेंट अकॉर्डिंग, अब हमने जो माना था, जो हमने समझा था कि हाँ इसका रिजल्ट यही आएगा, उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा। एंड द लास्ट वन इज डिसीजन मेकिंग, और जब हमारा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा तो हम फाइनली डिसाइड करेंगे कि भाई हमारा एक्सपेरिमेंट का जो भी हमारा रिजल्ट आया होगा, है ना, जो भी हमारे पास हमने अनुमान लगाया था, ठीक है, जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद फाइनल डिसीजन हम लोग लेंगे, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, डिसीजन मेकिंग, ठीक। सो हम लोग का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो हम लोग का राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आई होप आप सभी को इस सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मैसेज लीव कर दीजिएगा, डेफिनेटली मैं पर्सनली मैसेज रीड करती हूँ, मैं आपको आंसर जरूर करूंगी। थैंक यू।